थाईलैंड वाली नहीं, थाई। अरे यार भाई देख, ये क्या है, ये किसकी हड्डी थी? अरे मतलब ऐसा कुछ, हड्डी तो है, ये तो पता चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा। तो वही क्या है, फॉसिल। जब भी कोई लाश मरती है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता? कोई डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता? होता है। जो डिकम्पोजिशन होता है वो पहले कौन से पार्ट का हो जाता है? सॉफ्ट पार्ट का। और फिर किसका होता है? हार्ड पार्ट का। हार्ड पार्ट के होने के चांसेस कम हैं या इनके फॉसिल बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, है ना। तो फॉसिल्स और कुछ नहीं है, इंप्रेशंस, इनकी कोई चिन्ह या कोई साइन या रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स हैं किसी भी लाइफ फॉर्म्स के, जो कहां मिल रहे हैं? रॉक्स में। ध्यान समझिएगा। ये क्या सबसे बेस्ट एविडेंस है? बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, क्या आज हम, कोई मर जाए और ऐसे मिट्टी में पड़ा है उसकी लाश, तो 2-3 साल बाद आके देखोगे कुछ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कुछ बोल रहे हैं अनीशा, बताओ। हड्डियां खत्म नहीं होगी क्या? हड्डियों में ऑर्गेनिक पार्ट नहीं होता? हो जाएंगी सर। कितनी तेजी से होंगी, नहीं होंगी, लेट होंगी, ये सब बात की बात है। लेकिन अच्छा, हम किसी लाश को गाड़ दें बर्फ में, बर्फ में, कुछ बिगड़ेगा उसका? कहना क्या चाह रहा है यहां पर मास्टर, कि फॉसिल का बनना नहीं बनना किस्मत की बात है, कि जो ऑर्गेनिज्म मरा है वो मरा कहां है, उसकी परिस्थितियां कहां हो रही है। अगर उसको अच्छा मिल रहा है सब कुछ तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाएगा, बट अगर उसको बर्फ मिल गई या कुछ ऐसा सब्सटेंस मिल गया जो डिकम्पोजिशन को अलाउ नहीं कर रहा है, तो फॉसिल मिलने के चांसेस ज्यादा या कम? ज्यादा। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है कि डिकम्पोजिशन ना हो, इसलिए फॉसिल का मिलना एक चांस वाली बात है। मिल जाए तो हमारी किस्मत। तो जैसे जैसे हमें फॉसिल्स मिलते गए, हमारी क्वेश्चन मार्क के आंसर हमें मिलते गए, हमारी जो पहेलियां थी सुलझती गई। लेकिन आज भी कहीं पहेलियां अनसुलझी हैं। क्यों? क्योंकि कई फॉसिल हमें नहीं मिले हैं। हो सकता है आगे जाके मिल जाएं, और हो सकता है कभी मिले ही ना हो। ये डिपेंड करेगा कि फॉसिलाइजेशन हुआ है या नहीं। बात समझ पा रहे हैं? और फॉसिलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, कहीं उसको मिल गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा है मास्टर? बोलता ही नहीं है कोई। अब इसने एक बात बोली है, रॉक्स। क्या सिर्फ रॉक्स में ही मिलते हैं? नहीं, कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली कहां मिलेंगे? रॉक्स में मिलेंगे, है ना। मोस्टली कहां मिलेंगे? रॉक्स। रॉक्स। रॉक्स के बारे में समझते हैं कुछ। रॉक्स, आपने सुना होगा, एक रॉक्स होती है इग्नियस, एक होती है मेटामॉर्फिक, और एक होती है सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक्स जो है वो बनती है लावा से। इग्नियस रॉक्स जो बनती है वो बनती है लावा से। क्या यहां पर उम्मीद है कि कुछ बचेगा? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तबाह हो जाएगा, नस्तनाबूत हो जाएगा। मेटामॉर्फिक खुद ही बदल रही है, लगातार खुद ही बदलती जा रही है, तो फॉसिल को क्या स्टेबल रखेंगी? तो जो फॉसिल हमें मिलते हैं वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं भैया? ओ भैया, कौन सी रॉक्स में मिलते हैं?
सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब सर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है ये थोड़ा बताओ। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जो सेडिमेंट से बनती है, एक सेडिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। और ये सेडिमेंट जब एक साथ मिल जाता है, मजबूत फॉर्म से कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो क्या बन जाती है? रॉक, लेयर के फॉर्म में। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमें अलग 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 लेयर दिखी होंगी। ये लेयर बनने में मिलियंस ईयर का समय लगता है, ऐसा नहीं है 2 दिन में कोई रॉक बन जाएगी। तो इसका मतलब जब कोई रॉक बन रही होगी तो हो सकता है वहां कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, वो मर के वहीं पड़ गया हो, उसके ऊपर धीरे धीरे एक नई लेयर आ गई हो, फिर एक और ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रहा हो, फिर एक और मर गया हो तो एक और लेयर आ गई हो। इस तरीके से हो सकता है हमें लेयर बाय लेयर ऑर्गेनिज्म मिले। और ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो फॉसिल है उनके। तो जब मैं काटूंगा तो जितनी पुरानी लेयर में मुझे, अच्छा पुरानी लेयर नीचे वाली होगी या नहीं ऊपर वाली? तो जो ऑर्गेनिज्म मुझे लोअर सेडिमेंट में मिलेगा वो पहले आया होगा दुनिया में, या जो ऊपर वाले सेडिमेंट में मिलेगा वो पहले आया होगा? तो क्या मुझे रॉक्स से कुछ जानकारी मिली? हाँ। उसमें मिलने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म से जानकारी मिली? हाँ। अरे बाबा, समझ आ रहा है कब है? चल, ये एक फॉसिल बनने की प्रोसेस है। ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये पानी भरा हुआ है, और ये कोई जानवर मर गया। अब ये मर गया तो यहाँ हिलेगा या पड़ा रहेगा? पड़ा रहेगा। फिर धीरे धीरे इसमें मिट्टी जमती गई, लेयर बनती गई, और एक दिन यहाँ पे पानी सूख कर ये चट्टान बन गई। जब मैंने इसके लेयर को चेक किया तो मुझे इस लेयर में ये ऑर्गेनिज्म मिला। इसका मतलब ये इस लेयर के बनते वक्त रहा होगा। तो मैं रॉक्स का पता कर कर, हम रॉक्स का पता कर कर पता लगा सकते हैं कि ये किस एरा में रहा होगा। अगर कोई नीचे वाली लेयर में मिल रहा है और कोई ऊपर वाली लेयर में मिल रहा है, इसका मतलब नीचे वाला पहले आया है, पुराना ऑर्गेनिज्म है, और जो नई ऊपर वाली लेयर में आया है वो नया ऑर्गेनिज्म है, उसका एवोल्यूशन बाद में हुआ है। अरे हाँ, अरे मैं पाइसीज और मुझ में कंपेयर करूंगा तो मेरे फॉसिल्स कहां मिलेंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर मिले तो मुझे पता लगा, अरे मैं तो बहुत बाद में आया हूं, मुझसे पहले तो रेप्टाइल्स के मिल रहे हैं, एम्फिबिया के मिल रहे हैं, फिशिस के मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ये देखिए। ये हमने एक अर्थ क्रस्ट का टुकड़ा लिया, बहुत गहरा अर्थ क्रस्ट का टुकड़ा। ये अर्थ क्रस्ट कौन सी रॉक की है? हम देख पा रहे हैं सर, ये सेडिमेंटेड रॉक है। इसमें आपको सेडिमेंट दिख रहे हैं। अरे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मुझे जो सबसे नीचे दिख रहा है वो कौन सा सेडिमेंट होगा? ओल्डेस्ट। और जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो रिसेंट यानी कि न्यू सेडिमेंट होगा। नहीं आ रही बात समझ में? और मुझे सेडिमेंट बनने में मिलियंस ईयर लगे हैं, हाँ ये मैं जानता हूं। और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि डिफरेंट लेयर्स में मुझे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिल रहे हैं। इसका मतलब अर्थ पर लाइफ फॉर्म सेम नहीं रही, समय के साथ बदलती आई है, क्योंकि मुझे हर लेयर में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। अगर शुरू से लेकर आज तक एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते तो शुरू से लेकर आज तक एक ही तरह के फॉसिल मिलते। बोलता ही नहीं है कोई खरबूजों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर देखो, इससे मुझे क्या पता चला? लाइफ फॉर्म्स वेरी ओवर पीरियड। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। कुछ फॉसिल मुझे ऐसे मिले
जो पहली लेयर से अभी तक प्रेजेंट थे, यानी कि वो शुरू से लेकर आज तक हैं। कुछ ऐसे दिखे जो दूसरी लेयर से शुरू हुए थे, आज तक मिल रहे हैं, मतलब उनका पहले वाले ऑर्गेनिज्म के बाद इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही मिल रहे हैं, ना उसके बाद कभी मिले ना उसके पहले कभी मिले। मतलब मुझे फॉसिल से ये भी पता लगा कि दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हुए हैं जो शुरू से भी नहीं थे, आज भी नहीं है, बीच में बने, बीच में खत्म हो गए। अरे एग्जाम्पल, डायनासोर। नहीं का बाबा, है कि नहीं? तो एक्सटिंक्टेड इन अ पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पीरियड, वहीं बने, वहीं छाए, वहीं मर गए। जो सबसे नीचे वाला सेडिमेंट होगा उसका फॉसिल कैसा होगा? पुराना। और जो सबसे ऊपर वाला फॉसिल होगा वो कैसा होगा? सबसे नया। ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन ओल्डर फॉसिल यूजुअली कैसा होगा? सिंपल। मोस्ट ऑफ द पार्ट का डिकम्पोजिशन हो चुका होगा। हाल ही में जो लाश गिरी है, अरे बहुत सारे हैं। क्या प्रोटोजोआ नहीं है? क्या प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है तुषार जी? पहले इससे बने थे और आज भी हैं। बोलते ही नहीं है कोई। अरे हाँ या ना? तो इन सारी चीजों से ये सब जानकारी हमें मिली क्योंकि हमारे पास फॉसिल्स थे। बोलो। अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? अपने मोबाइल को टेढ़ा करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अरे कोई लाश अभी मरी है तो वो कॉम्प्लेक्स होगी ना। जो 10 साल पहले मर गई उसका डिकम्पोजिशन ज्यादा हुआ होगा और इसका कम हुआ होगा। ये एक लाइन लिखी है, मैं बोल रहा हूं, क्या आप मुझे बताना आपको समझ में आई और क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ closely correlate with the biological history of the earth. Geological history of the earth closely correlate with the biological history of the earth. अर्थ के दो इतिहास, एक में ज्योग्राफी का इतिहास, दूसरे में जीवन का इतिहास। ज्योग्राफी का इतिहास बोला जियोलॉजिकल और लाइफ का बोला बायोलॉजिकल। कहना यह चाह रहा है कवि कि जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है उसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। अरे जैसी जैसी जियोलॉजी वैसी वैसी बायोलॉजी। दुनिया में जब आइस एज था, पूरी दुनिया में बर्फ जमी हुई थी, तो यहां पर वो जानवर जिंदा रह सके जो बर्फ में रह सकते थे। जैसी जियोलॉजी वैसी बायोलॉजी। किस किस को बात समझ में नहीं आई? राइज योर हैंड्स। आई भैया सबको? कि अर्थ की जियोलॉजी जैसे जैसे चेंज हुई है वैसे वैसे अर्थ की बायोलॉजी भी चेंज हुई है। ये मुझे फॉसिल से तो पता लगा, क्योंकि जो सबसे पुरानी रॉक्स थी उस वक्त का माहौल कुछ अलग था, तो कुछ फॉसिल्स अलग थे। ऊपर की लेयर में आ गया तो माहौल, जियोलॉजी चेंज हो गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो उसमें रहने वाली बायोलॉजी भी चेंज हो गई। अरे रेगिस्तान के जानवर अलग हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अलग हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जियोलॉजी अलग है तो वहां की बायोलॉजी भी अलग है। रेगिस्तान की जियोलॉजी अलग है तो वहां की बायोलॉजी अपनी अलग है। ए खरबूजों, समझ में आया कि नहीं? बहुत गहरी बात है। बोलता ही नहीं है कोई। अरे क्लियर है, आगे चल सकता हूं।
तो हमें कई फॉसिल्स मिले हैं, अलग अलग टाइप के फॉसिल्स मिले हैं। कहीं पर पूरी बॉडी मिली है एज इट इज बिना डिकम्पोज हुए, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला, कहीं पर किसी की पोटी भी मिली है वो भी फॉसिल है, कहीं पर किसी की बोन मिली है वो भी फॉसिल है, कहीं पर किसी का प्रिंट मिला है वो भी फॉसिल है, कहीं पर किसी का इंप्रेशन मिला है वो भी फॉसिल है। देखेंगे कैसे। मैंने आपको पहले ही बोला फॉसिल बनना कोई आसान बात नहीं है, नेचर सपोर्ट करेगी तो ही फॉसिल बनेगा, लेकिन नेचर का नेचर है डिकम्पोजिशन करना, तो फॉसिल बनना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके फॉसिल्स हमें बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छी तरीके से मिले हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है हॉर्स का। हॉर्स की पूरी पेडिग्री हमारे पास है बहुत अच्छे तरीके से, नहीं यश कुमार जी। दूसरा है कैमल, इसके फॉसिल्स हमारे पास हैं। दूसरा है एलिफेंट, इसके फॉसिल्स हमारे पास हैं। और तीसरा है मैन या ह्यूमन। सबसे बढ़िया किसके हैं इस ऑर्डर में? सबसे बेस्ट, और ये बेस्ट कम होते जा रहे हैं जिस तरह हम मैन की तरफ चलते। हमें आज भी इंसानों की कई पहेलियां सुलझानी है, नहीं सुलझा पा रहे हैं क्योंकि कई फॉसिल्स मिसिंग हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो फॉसिल हुए ही ना, मिलेंगे भी नहीं, हो सकता है हो लेकिन अभी मिले ना हो। तो जैसे जैसे रिसर्च इसमें मिलती जाती है हम आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए रिजल्ट्स आते जाते हैं, इवोल्यूशन बदलता जाता है। जो आज आप पढ़ रहे हैं क्या पता कल वो गलत हो जाए। हो सकता है हमें कोई और पुराना फॉसिल मिल जाए जो 5 बिलियन साल पुराना हो, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। हो सकता है कोई 4.5 बिलियन साल पुराना हो, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अभी तक जो डाटाज हैं उसके बेसिस पर हम सबसे बेस्ट चीजें पढ़ रहे हैं। जिस दिन डाटा चेंज हो गए हमें भी इवोल्यूशन को बदलना पड़ेगा। इसलिए ना तो इवोल्यूशन पढ़ना आसान है ना पढ़ाना, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी। बोलता ही नहीं है कोई। मैं आगे बढ़ूं। अब टाइप ऑफ फॉसिल से पहले मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड करता हूं आपको कुछ समझाने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलता ही नहीं है कोई। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब फटाफट से जवाब दे देंगे। एक क्वेश्चन लिखिए। बोलूं क्वेश्चन? बोलूं क्या? कागज पेन तो है क्या सबके पास? गरीबों, ओ गरीबों, है ना कागज पेन? चलो खरबूजो लिखो। फाइंड आउट एज ऑफ फॉसिल, find out the age of fossil which found in rock। दोबारा बोल रहा हूं, find out the age of fossil which found in rock which contain 700 gram, which contain 700 gram stable element, 700 gram stable element and 100 gram radioactive isotope, which contain 700 gram stable element and 100 gram radioactive isotope, and the half-life is 6,000 year। half-life is 6,000 year। बताइए आंसर। बताइए भाई। बहुत बढ़िया आदित्य,
यश, आकृति, आशिक कुमार गलत, श्रुति गुप्ता सही, बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, बहुत आसान है, या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है मुझे पता है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़े दुख की बात है, दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। ओ बाप रे मसू, 4.2 लाख भाई, 4.2 लाख, इतना पैसा नहीं है मेरे पास बेटा। क्या? चलिए, द करेक्ट आंसर इज 18,000। सुनिए, करके बता रहा हूं, पता नहीं काहे तुम थोड़ा नंबर डिजिट देखते ही थोड़ा सा चकरा जाते हो। हमने पूछा है कि एज ज्ञात करनी है फॉसिल की, मुझे फॉसिल का एज नहीं पता, मुझे तो एज ऑफ रॉक पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालिए। डाटा दिया हुआ है 700 ग्राम कैसा स्टेबल और 100 ग्राम कैसा रेडियो एक्टिव, यानी कि मैं जिस रॉक की बात कर रहा हूं उस रॉक में 700 ग्राम स्टेबल है और 100 ग्राम रेडियो एक्टिव है और हाफ लाइफ है 6000 ईयर। अरे खरबूजों, 700 ग्राम स्टेबल है, 100 ग्राम रेडियो एक्टिव है आज, अभी, लेकिन शुरुआत में कितना रेडियो एक्टिव रहा होगा? शुरुआत में तो सारा का सारा ही रेडियो एक्टिव रहा होगा। सारा का सारा रेडियो एक्टिव कितना रहा होगा? एक खरबूजों, सारा का सारा कितना रहा होगा? 800 ग्राम रेडियो एक्टिव रहा होगा। आज कितना रेडियो एक्टिव बचा हुआ है? 100 ग्राम। एक बार में कितना डिकम्पोज होता है? हाफ। तो एक हाफ लाइफ चलेगी तो कितने पे पहुंचेगा? 400 पर। दूसरी हाफ लाइफ चलेगी कितने पे पहुंचेगा? 200 पर। और तीसरी हाफ लाइफ चलेगी कितने पर पहुंचेगा? 100 पर। क्या 100 पर है? बिल्कुल। तो कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी है? बोलता ही नहीं है कोई। 3 हाफ लाइफ बीत चुकी है। एक हाफ लाइफ कितनी है? 6000। तो कितने साल हो गए इस रॉक को? अरे खरबूजों, बोलो बाबा, क्या समझ आया क्या भाई? बहुत आसान था बेटा। डल हो गए तुम तो, कहां तुम्हारी एनर्जी चली गई रे लाला? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो देवताओं। हाँ, जनरली कनक वही बोलते हैं। एक और दो, किसमें क्या ही दूं मैं? सीधा सीधा तो इसमें क्या क्वेश्चन दो? कुछ भी कर लो। 1000 ग्राम था, अभी इतना रह गया, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। हाफ करने में हाफ लगता है, फिर हाफ करने में हाफ लगता है। अरे सबको समझ में आया भाई? कोई ऐसा है कि जिसको समझ में ना आया हो? बहुत आसान है ना भाइयों। डन 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 डन। ओके, चलिए सर, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो भूल गया। हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कुछ सबूत दे रहे थे। किसको दे रहे थे? कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है या नहीं, उसका सबूत दे रहे थे। पहला सबूत कौन सा था? फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं हमने देख लिए। पैलेंटियोलॉजिकल। अगर अच्छा, प्लांट के फॉसिल ज्यादा मिलेंगे या एनिमल के फॉसिल ज्यादा मिलेंगे? एनिमल के ज्यादा मिलेंगे। प्लांट में सॉफ्ट पार्ट ज्यादा है एनिमल के कंपैरिजन में। बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया बेटा। सब लोग, प्रियंका, ज्योति का, आगे बढ़े।
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फॉसिल्स। सबसे पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल। अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड, अल्टरेशन नहीं हुआ, कोई कटाई छटाई नहीं हुई, जैसा मरा था आज वैसा ही हमको मिला है। अरे कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में, कोटा में, यूपी में, बिहार में। अरे मास्टर, बर्फ में मिलेगा, है कि नहीं? तो जब आइस एज चलता था तो कुछ इस प्रकार के हाथी जैसी संरचना मिलती थी। ये विशालकाय का ये हाथी, ये लंबे लंबे बाल, झबरीला झबरीला हाथी, बहुत लंबे लंबे बाल। काहे लंबे लंबे बाल हैं बे? काहे लंबे लंबे बाल हैं? आइस है ना। जैसी जैसी जियोलॉजी वैसी वैसी बायोलॉजी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आज के हाथी में बाल नहीं मिल रहे हैं इतने, क्योंकि आज इतनी ठंड नहीं है। बोलता ही नहीं कोई। जैसी जैसी जियोलॉजी वैसी वैसी बायोलॉजी। तो हमें इस वूली मैमथ का बर्फ में दबा हुआ पूरा कंप्लीट फॉसिल मिला विद कंप्लीट ऑर्गन्स, क्योंकि बर्फ में पिजर हुआ था। यह लगभग 25,000 साल पुराना फॉसिल है। 25,000 साल पहले ये मरा था। ये फॉसिल है किसका? अनअल्टर्ड फॉसिल है वूली मैमथ का। कहाँ मिला था? साइबेरियन रीजन में। ये तो आप सब जानते हैं, साइबेरियन रीजन रेगिस्तान है बहुत बड़ा। अरे है कि नहीं रेगिस्तान? बर्फ का रेगिस्तान, हाँ ऐसा कह सकते हैं। चल बहुत बढ़िया सौम्या, आगे चलें। आगे चलें। दूसरा अनअल्टर्ड फॉसिल है एम्बर। दूसरा अनअल्टर्ड फॉसिल है एम्बर। अनअल्टर्ड का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी ऐसी जगह फंस जाए और मर जाए जहां पे उसका डिकम्पोजिशन ना हुआ हो तो उसको अनअल्टर्ड फॉसिल बोलेंगे। पहला हमने देखा एम्बर का, दूसरा पहला हमने देखा वूली मैमथ का, दूसरा है एम्बर। एम्बर कुछ नहीं है, जो इंसेक्ट है ना वो प्लांट के एम्बर में, एम्बर क्या है और कुछ नहीं है रेजिन। रेजिन जो गम लाइक सिक्रेशन प्लांट निकालते हैं उसमें कोई इंसेक्ट ट्रैप हो गया। अब ये रेजिन यहाँ पर ये रेजिन है भाई, है ना, ये डिकम्पोजिशन को अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होगा। कौन सा फॉसिल मिलेगा? अनअल्टर्ड फॉसिल। नेक्स्ट है पेट्रीफाइड फॉसिल। पेट्रीफाइड फॉसिल इज अ मोस्ट कॉमन फॉसिल, सबसे ज्यादा यही मिलता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज्ड हो जाएगा, लेकिन जो उसका हार्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? अरे प्रिजर्व हो जाएगा कि नहीं? हार्ड पार्ट प्रिजर्व हो जाएगा, सॉफ्ट पार्ट डिकम्पोज हो जाएगा। तो हार्ड पार्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट है वो नहीं मिल रहा है। इस सॉफ्ट पार्ट के डिपोजिशन के बाद सॉफ्ट पार्ट में क्या डिपॉजिट हो गए? किसका डिपोजिशन हो गया? मिनरल का डिपोजिशन। तो हार्ड पार्ट तो मान लीजिए वैसा का वैसा ही रहा, और सॉफ्ट पार्ट में वैसी शेप में, उसी शेप एंड साइज में मिनरल जम गए। तो इस टाइप का फॉसिल कहलाता है पेट्रीफाइड फॉसिल। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स। क्या बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तीसरा फॉसिल है मोल्ड एंड कास्ट फॉसिल। मान लीजिए कोई गीली मिट्टी है, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म गिर गया और पूरा का पूरा मर गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी बॉडी का एक शेप एंड साइज जैसा सांचा समझते हो, वो वहां बन गया, वो शेप वैसी बन गई। अरे तुम गीली मिट्टी में पैर रख के आ गए, गीली मिट्टी सूख गई, तुम्हारा पैर छप जाएगा? क्या तुम्हारा पैर मिलेगा? नहीं, शेप एंड साइज मिल रहा है सर, ओनली इंप्रेशन मिल रहा है सर। तो दैट इंप्रेशन इज वेरी गुड इंप्रेशन, एंड दैट इंप्रेशन इज नोन एज मोल्ड। मोल्ड बन गया, मोल्ड मिला, मोल्ड
मोल्ड बन गया लेकिन उसमें डिपोजिशन हो गया किसका? अरे उस जगह में किसका डिपोजिशन हो गया? मिनरल का। तो वो क्या हो जाएगा? कास्ट। अरे कास्ट और कुछ नहीं, मोल्ड में भर जाया क्या? मिनरल। तो मिनरल फिल्ड मोल्ड को ही क्या बोला है? कास्ट। अरे वो देखा होगा ना, आजकल लोग कपल गोल्स चलते हैं, वो जेल वेल लेते हैं, फिर वो दोनों जने छोरा छोरी हाथ उसमें डाल देते हैं तो उनका वो शेप बन गया, दैट इज मोल्ड। अगर उसमें उन्होंने कुछ भर दिया, दैट इज कास्ट। खाली मोल्ड भरा कास्ट। हाँ पीओपी वगैरह भर देते हैं उसमें, मिनरली तो है। बोल समझ रहे हो कि नहीं? लग गई। पर सर वो इंप्रेशन इतने लंबे टाइम तक कैसे रहा, क्योंकि क्या पता। कनक शर्मा जी, मैं शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूं कि फॉसिल का बनना एक चांस प्रोसेस है। ये कैसे बना रहा? किस्मत थी हमारी जो हमें मिला। कैसे वो हाथी दबा रहा? किस्मत हमारी। कैसे डायनासोर की बोन मिल गई? क्यों वो खत्म नहीं हुई सर इतने लाखों करोड़ों साल में भी? नहीं हुई तो नहीं हुई, नेचर ने अलाउ नहीं किया। शुरू से बोलता आ रहा हूं फॉसिल का बनना आसान नहीं है। अगर फॉसिल इतने आसानी से बनते और हमको सबके सब मिल जाते अच्छी हालत में, तो आज हम इवोल्यूशन दावे के साथ कह पाते कि ऐसा हुआ था, ना कि ये कह रहे होते कि ऐसा हुआ होगा। हम अभी ये कहते हैं प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे को भी नहीं पता कि क्या हुआ था। हमें जो जो चीजें पता लगती गई वो चीजें हम आपको पढ़ाते गए। क्या आप मेरी बात समझे कनक जी? ऐसे कई मोल्ड बने थे, ऐसे कई मोल्ड बने थे, लेकिन खत्म हो गए, नहीं मिल रहे। कुछ रह गए तो मिल गए। अब सर वही क्यों रह गए? वो भैया हमारी किस्मत की आज हम इवोल्यूशन को पढ़ना पा रहे थे, या हमारी बुरी किस्मत हमें इवोल्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। मोल्ड में भर जाएगा, मिनरल बन जाएगा कास्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कोई ऑर्गेनिज्म का पेड़ यहां आया और चला गया। अगर सिर्फ ये मिला तो मोल्ड, और भर गया मिनरल तो कास्ट। ये कास्ट हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस यही है। आगे देखते हैं प्रिंट फॉसिल। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ 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 नहीं। तुमने कहीं मिट्टी में एक अंगूठा गाड़ दिया, दैट इज मोल्ड। अंतर बता रहा हूं। तुमने कहीं फिंगर प्रिंट लगाया, स्टाम्प पेपर पे जो पैड होता है इंक पैड, उससे लेके कहीं कागज पे अंगूठा लगाया, दैट इज प्रिंट। दैट इज नॉट अ मोल्ड, दैट इज अ प्रिंट। तो कहीं पर किसी की छाप, किसी का कोई प्रिंट रह गया, कोई लीफ का प्रिंट रह गया, कोई फुट का प्रिंट रह गया, कोई विंग्स का प्रिंट रह गया, या पूरे के पूरे इंसेक्ट का प्रिंट रह गया, तो ये जो इंसेक्ट का जो प्रिंट रहा है, दैट इज प्रिंट फॉसिल। इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, बोन रिमेन्स कुछ नहीं, जस्ट देयर इंप्रेशन, दैट इज प्रिंट फॉसिल। अगला है कोप्रोलाइट्स। हाँ उसकी शेप हमें मिल रही है, आउटर शेप मिल रही है, इंटरनल उसमें क्या था हम नहीं जानते। कोप्रोलाइट्स, फीकल मेटल मिल गया किसी का, पता चल जाएगा क्या खाता था, क्या जो खाता था वही उस समय रहा होगा, वेजिटेशन का पता लगेगा। पोटी से पता लगेगा कि वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन। फीकल मैटर भी कई बार फॉसिलाइज हो जाते हैं, और ऐसे फीकल मैटर को जो फॉसिलाइज हो गए कोप्रोलाइट्स नाम देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यहां पे फॉसिल खत्म होता है, अब एग्जाम्पल चालू होते हैं। जर्मनी से एक फॉसिल मिला, बहुत शानदार अवस्था में मिला। एक नहीं कई सारे मिले, और उनको नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स। नहीं तुषार, उनको नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स।
जब मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश करी तो मुझे कभी तो ये रेप्टाइल दिखता, कभी ये मुझे एवीज दिखता। मैं भौचक्का रह गया, अरे ये क्या हो रहा है, क्या ये अपने आप को बदल सकता था, कभी रेप्टाइल कभी एवीज? नहीं भैया, हम जानते हैं पाइसिस से एम्फीबियंस बने हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने हैं, रेप्टाइल से ही एवीज बने हैं, और एवीज से रेप्टाइल से ही मैमल्स बने हैं। तो मतलब जब रेप्टाइल एवीज में कन्वर्ट हो रहे थे, कुछ रेप्टाइल उड़ने की कोशिश कर रहे थे, कोई इनके बीच में ऐसा जानवर आया जिसमें रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे, एवीज के भी कैरेक्टर थे, तो हमने उसको नाम दे दिया कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज इज आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम दिया? आर्कियोप्टेरिक्स। यानी कि जब रेप्टाइल उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा थोड़ी होगा कि रात को रेप्टाइल सोएगा और सुबह एवीज जाग जाएगा, नहीं, बहुत लंबा समय लगता है इवोल्यूशन में, मैं पहले ही दिन बता चुका हूं। तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, जो दो लोगों को जोड़े। अरे लिविंग और नॉन लिविंग में कौन कनेक्टिंग लिंक? वायरस। क्लियर है ना? बिल्कुल इसी की तरीके से बात कर रहे हैं। तो इसको हमने नाम दिया एंशिएंट बर्ड। क्या नाम दिया? एंशिएंट बर्ड। ध्यान से सुनना, ऐसी कनेक्टिंग लिंक जो दुनिया में आज नहीं है, कभी थी कनेक्टिंग लिंक बट आज नहीं है, दैट कनेक्टिंग लिंक इज नोन एज मिसिंग लिंक। तो मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए जरा, अरे मुझे बताइए जरा, क्या ये आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक में होगा या मिसिंग लिंक में होगा? All missing links are connecting links. Yes or no? All missing links are connecting links. Yes. दूसरा स्टेटमेंट, all connecting links are missing links. No. आज ऐसी बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक है जो मिलती हैं, वो मिसिंग लिंक नहीं है, लेकिन दुनिया की हर मिसिंग लिंक कभी ना कभी कनेक्टिंग लिंक थी। नहीं आ रहा समझ में बाबू? खरबूजों। तो आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल हमें मिला वो जर्मनी के बेवेरिया शहर से मिला। एंड्रियास वेंगर ने डिस्कवर किया। जो हमें इसका फॉसिल मिला उससे हमने इसका एक मॉडल तैयार किया, इससे हमने इसका एक मॉडल तैयार किया। क्या हमें पूरे के पूरे डायनासोर मिले क्या जो आज हम टीवी में देखते हैं, जुरासिक मूवी में? नहीं, हमें कुछ चीजें मिली हैं और हमने अपना दिमाग लगा के, साइंस लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के हमने उनका स्ट्रक्चर तैयार किया है। उसी तरीके से आर्कियोप्टेरिक्स का ये मॉडल तैयार किया है। कभी ये मुझे रेप्टाइल दिखता, कभी मुझे ये एवीज दिखता, यानी कि ये ऐसी कनेक्टिंग लिंक थी जो दुनिया में नहीं मिल रही है, मतलब ये हम इसको मिसिंग लिंक कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक नहीं कहकर मिसिंग लिंक कहेंगे। स्क्रीन शो हो रही है? तो इसमें कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर भी मिलेंगे, कुछ एवियन कैरेक्टर भी मिलेंगे। रेप्टिलियन कैरेक्टर इसमें कोडल वर्टिब्रा थी, फ्री लिजार्ड लाइक टेल थी इसमें, तो ये रेप्टाइल के कैरेक्टर। जो प्रेजेंट था जिसमें टीथ थे, टीथ बर्ड्स में मिलते हैं? नहीं, रेप्टाइल्स में मिलते हैं। इसमें स्टर्नम वीक था, बर्ड्स का स्टर्नम स्ट्रॉन्ग होता है, उड़ने में हेल्प करता है। और जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स अंदर से होलो होती हैं, एयर फिल्ड बोन्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। इसमें जो बोन्स मिल रही थी वो नॉन न्यूमेटिक्स थी। बर्ड्स जैसे क्या मिल रहे थे कि जो इनके आगे के पैर या हाथ जो भी कहें, हम फोर लिम्स कहेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? विंग्स में। हिलाते रहते थे पर उड़ नहीं पाते थे, वजन बहुत भारी था, शरीर बहुत बड़ा था। शरीर पर फेदर्स का मिलना, बर्ड्स का कैरेक्टर।
अरे जो था, जो किस में मॉडिफाइड हो गया था, बीक में। अरे बीक का मिलना बर्ड्स का करेक्टर, बीक में दांत मिल रहे हैं रेप्टाइल का करेक्टर। हाइंड लिम्स बने हुए थे एवियन प्लेन में जैसे बर्ड्स के बने होते हैं। तो ये एक ऐसा फॉसिल था जो हमें मिला, जिसने हमको ये बताया कि भैया रेप्टाइल से ही एवीज आए हैं, स्पीसीज से ही स्पीसीज आई है। जज साहब मैंने फिर प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। जज साहब आप हैं, आप, मैं नहीं, आप हैं। क्या मैं प्रूफ कर पा रहा हूं क्या आपको? माय लॉर्ड, आदेश सुनाइए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाने जा रहे हैं पेडिग्री ऑफ हॉर्स। सर मैंने पूरी एनसीईआरटी देखी है, कहीं भी घोड़े के बारे में नहीं लिखा, क्यों हमें पका रहे हो? एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन में जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें आपसे ये सवाल किया हुआ है। कोई ईमान धर्म नहीं है एनसीईआरटी का, पीछे कुछ नहीं है, क्वेश्चन दे दिया। समझ गए क्यों पढ़ा रहा हूं? चलो, तो शुरू से लेकर जो घोड़ा था, आज का जो घोड़ा है, उन सब का हमारे पास फॉसिल है, सबके हॉर्स के फॉसिल्स हैं। उन फॉसिल्स को हमने इकट्ठा किया और सीक्वेंस वाइज कार्बन डेटिंग कर ली। जो सबसे पुराना उसको सबसे पहले रखा और जो सबसे नया उसको सबसे बाद में रखा। तो ये ओल्ड से हम न्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो ऊपर घोड़ा दिख रहा है, ये आज का घोड़ा है, मॉडर्न हॉर्स। तो मैंने क्या क्या कंपैरिजन किया, तो हम देखेंगे कि इनकी नेक की जो लेंथ है वो बढ़ गई, इनके ऊपर जो दांतों, टीथ के ऊपर इनामल होता है, उसका भी अमाउंट बढ़ गया, जिससे चारे को अच्छे से चबाने लगा, डाइजेशन अच्छा होने लगा, एनर्जी अच्छी होने लगी। फिर मैंने देखा कि इसकी हाइट भी लगातार बढ़ी। लेकिन एक चीज थी, इसके फिंगर्स का नंबर, टोज का नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे एंशिएंट हॉर्स से मॉडर्न हॉर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये चीजें तो बढ़ रही है, लेकिन टोज का नंबर कम हो रहा है। अरे आप जूते पहन के अच्छे से दौड़ पाते हो या नंगे पैर दौड़ पाओगे ज्यादा तेज? शूज पहन के दौड़ पाएंगे या नहीं? क्योंकि शूज जब पहनेंगे तो पैर बंध जाएगा, फैलेगा नहीं। इसके पैरों में जब उंगलियां ज्यादा थी तो इतने अच्छे से नहीं दौड़ पाएगा जितना एक उंगली में दौड़ पाएगा, नहीं क्या? तो टोज का नंबर कम होना रिप्रेजेंट कर रहा है रनिंग हैबिटेट का बढ़ना, रनिंग हैबिट का बढ़ना। बोलता ही नहीं है कोई। बढ़ रहे, समझ रहे हो? जो सबसे पुराना घोड़ा था वो एकदम लोमड़ी जैसा, नाम है हियो हिप्पस, सबसे पुराना, अर्लीएस्ट। उसके बाद जो घोड़ा आया उसको हमने नाम दिया शीप लाइक, बोला मीजो हिप्पस। मीजो हिप्पस के बाद घोड़ा और बड़ा हुआ गधे के जैसा, नाम दिया मेरी चिप्पस। फिर थोड़ा गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा, पोनी लाइक, नाम दिया प्लियो हिप्पस। और आज का जो मॉडर्न हॉर्स है उसका नाम है इक्वस इक्वस। आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे मॉडर्न हॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, टोस्ट का नंबर लगातार क्या हो रहा है? टोस्ट का नंबर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टोस्ट का नंबर लगातार कम हो रहा है, फिंगर्स का नंबर कम हो रहा है। तो सर ये बाकी की फिंगर्स जा कहां रही है? क्या टूट गई, खा गया कोई? अरे ये स्प्लिंट बोन के फॉर्म में बन रह गई, स्प्लिंट बोन के फॉर्म में रह गई। तो घोड़े में जो आज का घोड़ा है उसमें एक टो और दो स्प्लिंट बोन मिल रही है। अरे भैया, जब ईओ हिप्पस को मीजो हिप्पस से पहचाना गया, मिलान किया गया तानिया जी, तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज मिली, तो हमें पता चला।
समझ पा रहे हो? हम फॉसिल की स्टडी आसान नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है, सारी टैगिंग करनी पड़ती है, सारी स्टडी करनी पड़ती है, फिर इधर उधर भी बात की अरे आपको कोई मिला कि हाँ यार मुझे मीजोहिप्पस मिला है, अरे मेरे यहाँ ये प्लियोहिप्पस मिला है, अच्छा लाओ जरा, तुम्हारी डेटिंग करी कि हाँ मेरा इतना साल पुराना है, मैंने डेटिंग, अरे अच्छा मतलब इसके बाद ये आया था। बहुत सारी चीजें है ना, फॉसिल की स्टडी आसान काम नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्लियर? स्प्लिंट बोन कुछ नहीं है जो अरे शुरू में इसके 5 उंगलियां थी, शुरू में कितनी उंगलियां थी? 5, फिर कितनी रह गई? 4, फिर कितनी रह गई? 3, फिर एंड में कितनी बच गई? 1। तो ये जो बाकी की उंगलियां गायब हो रही है ना, ये स्प्लिंट बोन के फॉर्म में रह रही है। तो आज के पास 1 टो और 2 स्प्लिंट बोन है। स्प्लिंट बोन का नंबर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। और सॉरी, स्प्लिंट बोन अलग चीज है, टोस का नंबर कम होता जा रहा है। क्लियर? ये बिल्कुल नाम आप याद रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मेरी प्लीज इक्वस, लड़का बोला लड़की से एक्सक्यूज मी मेरी, लड़की बोली प्लीज इक्वस, डोंट टॉक टू मी। समझ पा रहे हो? निमोनिया है एक और कुछ नहीं है। नहीं नहीं प्रिया जी, इतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को, स्ट्रेट सिंपल चीजें याद रखनी है ना। क्या बात समझ पाए आप? एक्सक्यूज मी मेरी प्लीज इक्वस, इयोहिपस, मीजोहिपस, मेरिचिपस, प्लियोहिपस, इक्वस। क्लियर? बोलता ही नहीं कोई। चलो भाई, ये देखो अब। अच्छा, अर्थ कितनी पुरानी है? अर्थ कितनी पुरानी है रे बाबा? 4.5 ईयर, 4.5 बया। तो हमारी जो अर्थ तब से लेकर बनी थी और आज का जो प्रेजेंट समय चल रहा है, उसको मैं एक सीक्वेंस में समझने के लिए, उसके जरिए मैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझना चाहता हूं, तो मैंने इस पूरे टाइम पीरियड को एक सीक्वेंस में डिवाइड कर लिया है। इस पूरे टाइम पीरियड को मैंने डिवाइड किया है एराज में। कितने एराज में डिवाइड किया है मैंने? इसको डिवाइड किया है 6 एराज में। अरे जैसे हम समय को साल में, साल को महीने में, महीने को वीक्स में, वीक्स को दिन में, दिन को समय में, मिनट्स, हार्स और सेकंड्स में डिवाइड करते हैं, उसी समय इस पूरे 4.5 बिलियन के ईयर को हमने कितने एराज में डिवाइड किया है? 6 एराज में। और एराज को हमने किस में डिवाइड किया है? पीरियड्स में। किस में डिवाइड किया है? पीरियड्स में। और फिर पीरियड्स को किस में डिवाइड किया है? इपॉक्स में। तो जो 4.5 बिलियन ईयर का समय था, उसको डिवाइड किया 6 एराज में, 6 एराज को डिवाइड किया पीरियड्स में, और पीरियड्स को डिवाइड किया इपॉक्स में। क्या बात समझ में आ रही है? बोलता ही नहीं है कोई। समझने वाला कुछ है भी नहीं सर इसमें। हाँ, रटने वाला है, अब सुनते जाओ। ये देखो, जो सबसे पहला एरा था, ओल्ड टाइम की बात है, जब 4.5 बिलियन ईयरों की बात कर रहा हूं, आज का एरा नहीं है ये। जो इसको नीचे से पढ़ना है ना, समझ पा रहे हो? सबसे पहला जो एरा था प्रिमिटिव अर्थ पर, उस एरा का नाम क्या था? एजोइक एरा। दूसरा कौन सा आया? आर्कियोजोइक एरा। तीसरा कौन सा आया? प्रोटेरोजोइक एरा। नाम पढ़ो बे, काम आएंगे। पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक, सीनोजोइक। जरा बताइए तो मुझे, आज कौन सा एरा चल रहा है? मॉडर्न एरा कौन सा चल रहा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहला एरा कौन सा था? एजोइक। दूसरा इनको डिवाइड किया गया है किस में? पीरियड्स में। अब ध्यान से देखिए, वो कौन सा एरा जिसको पहली बार डिवाइड किया गया पीरियड्स में?
पैलियोजोइक एरा वाज द फर्स्ट एरा जो इतना बड़ा था कि इसको हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ी पीरियड्स में। पीरियड्स में जो पैलियोजोइक का पहला पीरियड है उसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है उसका? कैम्ब्रियन। अरे कैम्ब्रियन के पहले कितने एराज आ चुके थे? कैम्ब्रियन पीरियड से पहले कितने एराज आ चुके थे सर? 3 एराज आ चुके थे, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक। क्या ये सब एरा कैम्ब्रियन के पहले आ गए थे? हाँ सर। तो मैं इनको मिला के क्या ये लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो पैलियोजोइक का सबसे पहला पीरियड कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। फिर कौन सा एरा आया? मीजोजोइक। मीजोजोइक एरा के कितने पीरियड सर? 3, ट्राइजिक, जुरासिक और क्रेस्टेशियस। फिर कौन सा एरा? सीनोजोइक। कितने पीरियड? 2, टर्शरी और क्वाटरनरी। उसके बाद पीरियड्स को हमने डिवाइड किया इपोक्स में। वो कौन सा पहला एरा था जिसको इपोक्स में डिवाइड किया गया? सीनोजोइक एरा। वो कौन सा पीरियड था जिसे पहली बार इपोक्स में डिवाइड किया गया? टर्शरी। अरे यूं पढ़ना है रे, नीचे से पढ़ना है ऐसे। हमें याद होना चाहिए बाबा, हमें याद होना चाहिए। बिल्कुल। इपोक्स भले ही याद ना हो लेकिन एरा और पीरियड्स याद होने चाहिए, सीक्वेंस के साथ याद होने चाहिए। एरा बहुत आसान, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। दिक्कत आती है बच्चों को पीरियड्स को सीक्वेंस में याद करने में। आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। चांद और सूरज दोनों चमकते, चांद और सूरज दोनों चमकते, पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? यहां पर कवि तारीफ कर रहा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कवि सब्जी बेचता है। चांद और सूरज दोनों चमकते, पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? याद हो सकता है कॉस डीसीपी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉस डीसीपी। फिर जुरासिक, क्रिस्टेशियस, टर्शरी और क्वाटरनरी। याद हो जाएगा। चांद और सूरज दोनों चमकते, पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? अरे बोलते ही नहीं है कोई। सब्जी वालों, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमें सीक्वेंस से याद होना चाहिए, पीरियड्स भी और एराज भी। वो कौन सा एरा जिसे पहली बार पीरियड्स में डिवाइड किया? पैलियोजोइक। क्लियर? तो मुझे बताइए कि केमिकल इवोल्यूशन कौन से एरा में चला होगा? एजोइक। क्या मैं इस एजोइक को ऐसे कह सकता हूं कि इस वक्त कोई लाइफ नहीं थी? हां, केमिकल इवोल्यूशन चला तो कोई लाइफ नहीं थी। हम अब इनको पढ़ेंगे डिटेल में। एजोइक के लिए मैंने बोला इसके पास कोई लाइफ नहीं थी। उसके बाद आया आपका आर्कियोजोइक, जिसमें एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ बोला। क्यों बोला एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ? अरे इस समय लाइफ तो थी लेकिन नेक्ड आई से दिखती नहीं थी, माइक्रोब्स थे, प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद हुआ फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब है तबाहियां। पृथ्वी के इतिहास में 4 से 5 भारी तबाहियां हुई हैं और इन तबाहियों में, इन रिवोल्यूशंस में उस वक्त तक के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितने भी ऑर्गेनिज्म थे
उसमें से सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेड हो गए थे, मर गए थे, कुछ बचे थे जिन्होंने फिर आगे लाइफ कंटिन्यू करी। तो उसके बाद जो एरा आया वो आया प्रोटेरोजोइक, नाम से लग रहा है मोस्टली प्रोटोजोआ से रिलेटेड, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स यहां पर मिले। उसके बाद वापस एक रिवोल्यूशन हुआ, फिर जो जो चला वो पीरियड था पेलियोजोइक। कौन सा था? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक का पहला पीरियड कैम्ब्रियन, याद करो, पहला पीरियड कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में आ गए थे ट्राइलोबाइट्स, ऑर्थ्रोपोड्स। उसके बाद आया ऑर्डोविशियन, यहां पर ओरिजिन हो गई थी जोलेस फिशेस की। उसके बाद आया सिलूरियन, जोलेस फिशेस यानी कि साइक्लोस्टोमेट, और उसके बाद सिलूरियन में आ गई थी ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस का ओरिजिन हुआ सिलूरियन में। ध्यान रखेंगे, जब जिसका ओरिजिन हो रहा है उसके अगले में उसका राज चलेगा। यानी कि आपसे पूछा जाए गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ फिशेस किसको कहा? डिवोनियन को। तो जब जिसका गोल्डन एज होगा उससे एक कदम पहले वो क्या हुआ होगा? ओरिजिनेट हुआ होगा। तो मैं बोल रहा हूं कार्बोनिफेरस गोल्डन एज है एम्फीबिया का। तो आप मुझे बताइए इसका ओरिजिन कहां हुआ होगा? डिवोनियन में। जब मछलियां राज कर रही होगी तो कुछ एम्फीबिया बन रहे होंगे, और जब एम्फीबियन ज्यादा सुपीरियर हैं, आने वाली स्पीसीज ज्यादा सुपीरियर होगी, पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह पा रही थी, तो फिर मछलियों का राज गया और राज आया एम्फीबियंस का। अरे जब एम्फीबियंस का राज आया, लेकिन तब कौन पनप रहा था? रेप्टाइल्स पनप रहे थे। और रेप्टाइल्स ऐसे पहले एनिमल्स थे जो कंप्लीटली, तो एम्फीबियंस भी गए थे, लेकिन कंप्लीटली लैंड पर कौन का है? आप आए रेप्टाइल्स। तो फिर राज आएगा किनका? रेप्टाइल्स का। तो पेलियोजोइक के बाद जो एरा आया, पेलियोजोइक के बाद जो एरा आया उसका नाम था मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के लिए मैं लिख रहा हूं इट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें सबसे पहला पीरियड ट्रायजिक, फिर जुरासिक और फिर क्रिटेशियस। जुरासिक नाम से आप सब लोग फेमिलियर हैं। जुरासिक मतलब डायनासोर का राज, जुरासिक मतलब डायनासोर का राज चला। अरे डायनासोर का राज चला तो ये ओरिजिनेट कब हुए? डायनासोर का राज चला तो ये बगल वाले सर हंस रहे हैं कि क्या डायनासोर पढ़ा रहे हो? अरे डायनासोर का राज चला तो ओरिजिनेट कब हुए होंगे सर? ट्रायजिक में ओरिजिनेट हुए होंगे। मर कब गए? क्रिस्टेशियस में मर भी गए सर। तो ट्रायजिक में आए, जुरासिक में छाए, क्रिस्टेशियस में चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट। डायनासोर का ओरिजिनेट हुआ, खत्म हो गए, बड़े और खत्म हो गए। इनके साथ साथ आप देखिए, इनके साथ साथ बोल रहा हूं, इनके साथ साथ प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस भी डेवलप हुए। तो मैं कह सकता हूं क्या डायनासोर के साथ साथ मैमल्स भी डेवलप हो रहे थे? दुनिया में हो रहे थे सर। बिचारों की चलती नहीं थी क्योंकि दुनिया में राज चलता था डायनासोर का। लेकिन क्रिस्टेशियस में डायनासोर सब खत्म हो गए। यूथीरिया को मौका मिला कि तुम्हारा राज खत्म, हमारा राज चालू। फिर एरा आया कौन सा? सीनोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा को मैं बोलता हूं एज ऑफ मैमल्स, गोल्डन एज ऑफ ह्यूमंस। यहां पर राज चलता है बर्ड्स का भी, मैमल्स का भी, और प्लांट में चलता है एंजियोस्पर्म का। ये सब आज के टाइम पे डोमिनेंट है। और मैमल्स में कौन राज कर रहा है? ह्यूमन राज कर रहा है। तो इसका जो पहला था वो टर्शरी, यहां पर यूथीरियन में भी एक ऑर्डर प्राइमेट डेवलप हुए और क्वाटरनरी में ह्यूमन अपीयर हो गए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग वी आर द न्यूएस्ट एनिमल्स और क्रिएचर ऑन अर्थ। और आज हम सबसे बाद में आए, सबसे एडवांस आए। आने वाली स्पीसीज एडवांस होती है, हाँ, हमारा ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा स्मार्ट थे, तो आज हम राज कर रहे हैं। तो सर इतने सारे में हम क्या याद रखें? एक तो आपको सीक्वेंस याद रखनी है, दूसरा गोल्डन एज याद रखने हैं कि किसका गोल्डन एज किसे कहा गया है। क्या बात समझ में आई? सीक्वेंस, कॉस्ट, डीसीपी जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग आपको गोल्डन एज याद रखना है। 2-4 बार पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे।